हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा दिसंबर 2019 को हुआ था और पेपर 1 जिसने दिया था, जिसने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज की थी, ये उनका पेपर था। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं, अगर आपने पहले वो वीडियो देख ली और आज आप ये वीडियो देखने वाले हैं तो आप खुद ही देख लेंगे ये चीज़ कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको शुरू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने से पहले ये बात बोली थी। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन जब से पेपर हुआ है तो हमारे पास पेपर खूब सारे हैं। हमारे पास पेपरों की कमी नहीं है। अगर आपने वो सारे भी कर लिए तो भी आपका सीटेट क्लियर है। यहाँ पर फर्स्ट गद्यांश दिया गया है, हमें ये पढ़ना है। पहले आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। किसको? कला शिक्षा को। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी, जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकाली जाती बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ के साथ दे रही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? अनुच्छेद के अनुसार हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोर अवस्था पर या फिर बाल्यावस्था पर? तो इसमें किस बात पर जोर दिया गया है कि हमें कला प्रवृत्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं? तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या फिर बोध प्रधान है? तो यहीं पर अनुच्छेद में आया था कि गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद क्या है? तार्किक। तो कैसा है ये? तर्क प्रधान। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड, समाज में विभाजन हो रहा है, क्योंकि समाज उन्नति तो नहीं कर रहा है क्योंकि सिर्फ ज्ञान विज्ञान को ही महत्व दिया जा रहा है। हमारी जो कला प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल नकारा जा रहा है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। व्यक्ति सृजन की राह पर है नहीं, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, ये पूछा है। लेकिन व्यक्ति क्या है? विध्वंस की राह पर है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। राइट हमारा सेकंड होगा। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है? कौन? किशोरावस्था। पतन का, ज्ञान का, प्रगति का या फिर क्रम का? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा पतन का, क्योंकि इससे ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, प्रगति भी नहीं हो रही है और कर्म भी नहीं कर रहा है। इससे क्या कर रहा है? वो पतन का रास्ता अपना रही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? इन समूह से अलग बताना है। तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या फिर
अभिव्यक्ति। तो तार्किक किसे बना है? तर्क से, तर्क से तार्किक, स्वभाव से स्वाभाविक, साहित्य से साहित्यिक। लेकिन जो अभिव्यक्ति है ये हमारा हो गया अलग, तो हमारा ऑप्शन 4 हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात बताना है। निपात क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस में जिस शब्द पर हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं वही हमारा क्या होता है? निपात। तो इसमें आज या भी, इसमें आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो जोर किस पे दिया गया है? भी पर। तो हमारा निपात क्या हो गया? भी। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा विकसित शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कौन सा है? सित, इत, तय या फिर सत। तो विकसित कैसे बनाया? देखिए इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। विकसित बनता है विकास प्लस इत। क्या बन गया? विकसित। तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया हमारा? इत प्रत्यय। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? सुखद है, दुखद है, औसत है या फिर पता नहीं। तो आज की आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? दुखद है। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को या फिर इतिहास को। तो आज जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कला को तो नहीं दिया जाता बिल्कुल, क्योंकि इस अनुच्छेद में यही बात की गई है कि हमें कला शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। भाषा को नहीं, इतिहास को नहीं, सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है विज्ञान को। नेक्स्ट है हमारा, इसमें ये एक पद्यांश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है। हमें इसको पढ़कर और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पोरोस के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बद मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम वो में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो इसमें क्वेश्चंस है, हिम किरीट का आशय क्या है? ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या फिर स्वर्णिम मुकुट। तो इसमें हिम किरीट का जो अर्थ है वो क्या है? बर्फ का मुकुट। नेक्स्ट है, नगपति का विग्रह और समास क्या होगा? नगपति रत्नों का पति तत्पुरुष, नगो का पति है जो कर्मधार्य, नगो का पति तत्पुरुष और नगो का पति है जो ऐसा, वो है बहुव्रीहि। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? नगो का पति। कौन सा? तत्पुरुष समास, और समास विग्रह होगा नगो का पति। नेक्स्ट है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? युग युग अजय निर्बद मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पोरुष के पुंजीभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विराट। तो हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर कौन सी पंक्ति में है? कि पोरुष के पुंजीभूत ज्वाल। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? जिसे जीता ना जा सके, अजय, अखंड, अमर या फिर दिव्य। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा अजय। जिसको जीता ना जा सके वो होता है अजय। तो इस काव्यांश में हम देखते हैं कि ये कहाँ पर आया है? युग युग अजय निर्बद मुक्त। यहाँ पर अजय जिसको जीता ना जा सके। नेक्स्ट है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा विसर्ग संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस सीम। क्या बन गया? निस्सीम। विसर्ग की जगह हम लगाएंगे आधा से, और यहाँ पर नी और सी और मैं, ये बन गया हमारा निस्सीम। नेक्स्ट है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है या समस्या का हल
ढूंढ रहा है। यतिवर उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि वो समाधि में लीन है, इसलिए उसको यतिवर कह के पुकारा गया है। अब यहाँ से हमारे पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर का बच्चा है, हम क्या कर रहे हैं? उसकी भाषा का आकलन कर रहे हैं। तो उसका हम उद्देश्य क्या लेकर चल रहे हैं? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, या उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे? उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे कि वो अपनी भाषा का प्रयोग किस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, या फिर श्रुत लेख। तो सबसे कम प्रभावी पूछा है भाषा के आकलन में कहानी कहना। अगर कहानी कहेगा तो भाषा का आकलन होगा। कहानी लिखना इससे भी होगा, क्योंकि कहानी लिखने के लिए सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो उससे भी उसके भाषा का आकलन होता है। घटना वर्णन, अगर कोई घटना घटित हुई है वो उसका वर्णन कर रहा है बच्चा, तो इससे भी उसकी भाषा का आकलन होगा। लेकिन श्रुत लेख, इससे उसकी भाषा का आकलन नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सुनकर लिख रहा है, सुनकर फिर लिख रहा है। तो सुनकर जैसा उसने सुना वैसा ही लिख दिया, ना उसको सोचना पड़ रहा है, ना उसको समझना पड़ रहा है, चाहे गलत हो या सही हो, जैसा सुन रहा है वैसा लिख रहा है, उससे उसकी भाषा का आकलन नहीं होगा। 4th नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है? ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है। फर्स्ट है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, या फिर निराधार है। तो ये कैसा विचार है? पूर्णतः सही है। इससे क्या होगा? शिक्षक की शिक्षक प्रणाली का भी आकलन होगा कि किस शिक्षण प्रक्रिया से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके। नेक्स्ट है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? रीमा की कक्षा 3 में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम क्या है? रितिका। उसकी भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी प्रगति जो उसने की है वो क्रम से उसके अभिभावकों को उसका ब्यौरा देती है। तो रीमा ने यह जानकारी किसके आधार पर दी? क्योंकि वह याद तो नहीं रख सकती है, बच्चे बहुत सारे होते हैं तो हर बच्चों का अलग अलग याद नहीं रख पाती है, तो वो किसके माध्यम से यह जानकारी देती है? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, या लिखित परीक्षा। तो पोर्टफोलियो के आधार पर वो यह जानकारी उनके अभिभावकों को देती है। हर बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है उनकी प्रगति के लिए, कि बच्चा जब इस क्लास में आया या स्कूल में आया तब इसकी भाषा क्षमता ऐसी थी, उसके बाद उसने ये प्रगति की, उसके बाद उसने ये सीखा और आज वो इस लेवल पर है। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी जाती है? पोर्टफोलियो में। इसका राइट ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को देखकर ही उसने उसके अभिभावकों को बताया कि देखो आपके बच्चे ने ये प्रगति की है क्रम से। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पोर्टफोलियो का ही है, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है इन्होंने इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में क्या भी लिखना के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, या फिर चित्र बनाना। तो वाक्य लिखना तो लिखने में आता है, शब्द लिखना भी लिखने में आता है, अक्षर बनाना भी लिखने में आता है, और चित्र बनाना भी लिखने में आता है। किसमें? पहली कक्षा में, प्राथमिक स्तर पे पहली कक्षा में है बच्चा। अभी अगर वो कोई चित्र भी बना रहा है तो उसको भी हम क्या समझेंगे कि वो लिख रहा है, क्योंकि पेंसिल तो वो चला रहा है। तो इसमें 4th ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। इसमें है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, या फिर पढ़ने का उद्देश्य। सबसे कम महत्वपूर्ण तो क्या होगा? अक्षरों की पहचान। अक्षरों की पहचान करना पढ़ना नहीं होता, इसलिए ये क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ये तो पूरा एज इट इज ही रिपीट हुआ है।
पियाजे, चोम्स्की, स्किनर या फिर ब्रूनर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा चोम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? चोम्स्की से। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किस पर? प्राथमिक स्तर पर। किसमें? भाषा सीखने में भाषा संबंधी। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बाल साहित्य। और ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी है पहले की वीडियो तो अभी भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये गारंटी है। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय या फिर अनुचित। बच्चा क्या कर रहा है? हिंदी भाषा की कक्षा है और उसमें अपनी बात बोल रहा है, तो वो क्या करता है? अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर देता है। तो यह बात कैसी है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या फिर अनुचित। तो ये बात हमारी स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा से कनेक्टेड होता है। अगर वो बोल भी जाता है अपनी मातृभाषा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, लेकिन पहले कैसे आया था ये क्वेश्चन कि अगर बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है हिंदी भाषा की कक्षा में तो वो क्या है? स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है ना? ऐसे ऑप्शन आए थे, तो उसमें हमारा स्वीकार्य सही ऑप्शन था। क्या? स्वीकार्य। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो वो हमारे लिए क्या है? स्वीकार्य। क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी किस व किसका अभिन्न अंग है? किसका अभिन्न अंग है? क्या? बहुभाषिकता। सभ्यता व संस्कृति, सभ्यता व साहित्य, संस्कृति व साहित्य, संस्कृति व चुनौतियों। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सभ्यता व संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में कैसे है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक है, उसमें क्या क्या है? कार्टून है और भाषण है, विज्ञापन है। इससे भाषा क्षमता में विकास क्या है? सहायक, बाधक, निरर्थक या फिर अनुपयोगी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सहायक। ये सब चीजें प्राथमिक स्तर पर क्या होती है? सहायक। नेक्स्ट है, पांचवी कक्षा की सुहानी पाचो, किन्हें, आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। सुहानी क्या कर रही है? पाचों को ऐसे लिखती है, किन्हें को ऐसे, आंखें को ऐसे और दोनों को ऐसे। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं जानती तो नहीं लिखती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, नहीं। अगर वो सजग होती तो वो सही चिन्ह लगाती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, लापरवाह भी नहीं है क्योंकि चिन्ह तो वो लगा रही है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। वो क्या कर रही है? अनुनासिक चिन्ह के नियम का सामान्यकरण कर रही है। हर शब्दों में वो क्या कर रही है? अनुनासिक चिन्ह लगा रही है। उसको ये नहीं पता कि इसमें लगेगा या फिर नहीं लगेगा, उसको सब सामान्य लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। किसमें? भाषा शिक्षण में। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, कि बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करता है। नेक्स्ट है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो ये 2 या 3 भाषाओं को पढ़ने और बोलने, लिखने और बोलने, रटने और बोलने, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। नेक्स्ट है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी किसको सीखना और उसकी किसको सीखना।
अवधारणाओं विषय वस्तु या उपयोगी अवधारणाओं, शब्दावली, शब्दावली या विषय। तो इसमें हमारा आएगा किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, अवधारणाओं और शब्दावली। तो इसमें देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसमें आपको या तो मिल सकता है सहज भाषाई क्षमता या फिर आपको मिलेगा सहज भाषाई अभिव्यक्ति। दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। एक क्वेश्चन हमारा बहुभाषिकता वाला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। और आप अपना स्कोर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। थैंक यू।